नमस्कार, कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चौथे लेक्चर में बात करेंगे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो महीन रेखा है, जिसके माध्यम से भारत में दोनों ही के बीच संतुलन साधा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान से भारत में आया है। ब्रिटिश से परिपाटी का अनुसरण करते हुए भारत में अनुसरण किया गया है। हमने संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावे बाकी सब कुछ कर सकती है। अर्थात सैद्धांतिक तौर पर संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता या जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी संविधान का एक अनिवार्य अंग है। अमेरिकी न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। वो किसी भी प्रकार के कानून को ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की कसौटी पर कसते हुए किसी वहां की कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कानून को खारिज कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से ही, यूएसए से ही ग्रहण किया है। अब सवाल उठता है कि यदि हमने ब्रिटिश संसदीय परिपाटी का अनुसरण किया और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया, तो क्या भारतीय संसद भी उतनी ही संप्रभु है जितनी कि ब्रिटिश संसद? और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है वो उतनी ही है जितनी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की? भारतीय विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, सभी अपनी शक्ति का, सबके शक्ति का स्रोत संविधान है और सभी अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है और संप्रभु है। संसद कुछ प्रावधानों का अधीन रहते हुए संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधित करने में सक्षम है, जबकि न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, इस आधार पर कि वो कानून संविधान के भाग 3 में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या उस सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकार से बाहर है जिसने कानून बनाया है। संसद संविधान के ज्यादातर भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन मनमाना नहीं होना चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहा जाता है, मूल संरचना का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें कुछ बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने समाहित किया कि इन मामलों का जो रूप है या इन बिंदुओं का जो संशोधन है वो मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। जिसमें कई बिंदु हैं, उस पर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश संसद उतनी संप्रभु है जितनी ब्रिटिश संसद की जितनी भारतीय संसद संप्रभु है, यह मानना गलत होगा। अपने संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक शक्तियों के अधीन रहते हुए भारतीय संसद भी संविधान के ज्यादातर भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह जो ब्रिटिश संसद के बारे में कॉन्सेप्ट आया है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, वो स्थिति भारतीय संसद की नहीं। न ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की भांति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की भांति एक लाख ऐसे की समीक्षा किसी कानून का सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया और उस कानून को निरस्त कर। तो संसद उन बिंदुओं को दुरुस्त करते हुए जिसके कारण उन कानून का निरसन हुआ है, फिर से उसे पास कर सकती है। कई ऐसे कानून हैं। अब साहबानो केस को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया और फिर पुनः उसे रातों रात कैसे उस फैसले को पलट दिया गया। और केवल साहबानो ही नहीं है, कई प्रकरण ऐसे हुए हैं जिसमें संसद ने अपने संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल कर या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। और कई बार ऐसा भी हुआ है जब
संसद के द्वारा पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के अधीन निरस्त किया है। अब एनजेएसी का मामला देख लीजिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन किया गया कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, स्थायी आयोग। उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यह कह करके कि यह संविधान के मूल या संरचना के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। तो न्यायिक संप्रभुता, न्यायिक सुप्रीमेसी और संसदीय संप्रभुता, इन दोनों के बीच का जो यह समन्वय है वो भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता है। अब देखिए, जहां संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत या संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, वहां जुडिशियल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, यानी ब्रिटेन में। और जहां जुडिशियल सुप्रीमेसी को अपनाया गया वहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। जबकि भारत में दोनों ही न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है, संप्रभु है और सर्वोच्च है। दोनों ही की शक्ति का स्रोत एक ही है, संविधान। इसलिए दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहकर न्याय निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं, बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब किसी कानून को संसद पारित करे और सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर दे और फिर संसद उसी रूप में उस कानून को पारित करने के लिए जिद पर अड़ जाए। ऐसा कई मामलों में होता है। इंदिरा गांधी जी के समय में आपने देखा, न्यायालय के कई फैसलों को पलटा गया। तो दोनों ही स्थितियां होती हैं और न्यायिक सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बीच का जो यह समन्वय है वो भारतीय संविधान का एक अद्भुत विशेषता है। आशा करते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच का जो यह महीन संतुलन है वो आपको समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि 9th शेड्यूल को बनाया इसलिए गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को जो है इस शेड्यूल में डाले गए बिंदुओं को या इस शेड्यूल में डाले गए कानूनों को समीक्षा से रोका जाए। हालांकि अब ऐसा नहीं है। केशवानंद भारतीवाद के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया, केशवानंद भारतीवाद में के बाद की जितनी भी कानून केशवानंद भारतीवाद के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया है, उसे इस आधार पर उसकी समीक्षा की जा सकती है कि वो भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो अब 9th शेड्यूल भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। पूरे संविधान संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है और संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो न्यायिक सर्वोच्चता भी यहां है और संसदीय संप्रभुता भी है, लेकिन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में। न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा।